नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ये पूछताछ सोरेन के घर पर ही जाकर कर रहे हैं। इस बीच सबकी नजर ईडी और सोरेन के अगले कदम पर है। कल ही रात सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जेएमएम के अलावा सहयोगी दल भी इस पर राजी हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायक और नेता मुख्यमंत्री आवास में जमा हैं और देख रहे हैं कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी। उधर रांची के SC/ST थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जेएमएम ने ये शिकायत SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई है। मामला दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास में जबरन दबिश दिए जाने का है। तो इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सभी नेता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का क्या कहना है, दिखाते हैं आपको। देखिए, ईडी तो पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। ईडी ने पहले भी पूछताछ की है और सभी सवालों का जवाब दिया है। पिछली बार उन्होंने कहा था आकर कि 18 सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। उस सूची में कई और सवाल हैं, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। पहले से ये तय था और ये डेट है तो उन्होंने दिया आज का डेट। दिल्ली में आवास में गाड़ी को सीज किया गया, पैसे को सीज किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक तरफा अभी बयान है। इसकी सच्चाई की जानकारी बाद में मिलेगी सबको, क्या है नहीं है, और अगर है भी तो उसका पूरा हिसाब निश्चित रूप से देंगे। ये भी खबर मिल रही है कि उनकी वाइफ जो है उनको सीएम पद के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है। राजनीतिक हलचल जिस तरह से हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से भाजपा पूरे देश में अस्थिरता पैदा करके रखी हुई है, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर रही है, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था अगर कोई पार्टी करती भी है तो इसमें बुराई क्या है जी? तो कल उसके लिए नहीं, ऐसा इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो सब कुछ बता दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार विपरीत भ्रष्टाचार में लिप्त जाकर के है। ऐसे कई मामले हैं। ईडी समन भेज रहा, फेस करना चाहिए, उनको जाना चाहिए जाकर के, बातों को रखनी चाहिए जाकर के। और हाल में जो पैसे पकड़े गए हैं जाकर के, इससे प्रमाणित हो गया जाकर के पूरी सरकार झारखंड की भ्रष्टाचार में लिप्त जाकर के है। पैसा जो भी है जाकर के आम गरीब आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा जाकर के है। ये पैसे को दुरुपयोग कर करके, पद का दुरुपयोग करके पैसे इकट्ठे करने का काम कर रहे थे। बिल्कुल जनता से लेना देना नहीं जाकर के है। आने वाले समय में देश की जनता देख रही जाकर के सरकार में क्या कर रहे थे। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। वहां पे काफी हलचल तेज है। ईडी की जो जांच पड़ताल है, पूछताछ है, वो उनके आवास पर ही हो रही है हेमंत सोरेन के। सौरभ, इस समय की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं? बताया जाता है तमाम मंत्रियों को, विधायकों को वहां पर एकजुट कर लिया गया है और घटनाक्रम तो बहुत तेजी से बदल रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात है। इस बीच ये भी खबर है कि SC/ST थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है जेएमएम ने। तो किस आधार पे और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, इस वक्त ईडी की जो पूछताछ है हेमंत सोरेन से, वो हेमंत सोरेन के आवास पर चल रहा है और ईडी के पूछताछ के दौरान यहाँ पे हेमंत सोरेन मौजूद है और उनके साथ ईडी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ हेमंत सोरेन के पूछताछ से जुड़े हुए जो घटना है, उसको लेकर राजनीतिक हलचल इस राज्य में ज़रूर मचे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों का सवाल ये है कि अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करती है तो कौन हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत सोरेन की अगर माना जाए सूत्रों के मुताबिक, तो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद में उनको जगह दी जाए। लेकिन इसको लेकर दो चीजें हैं। एक, कल्पना सोरेन विधानसभा का सदस्य नहीं है, उनको सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा था कि गांडे सीट जो है वो खाली करवाया गया था कल्पना सोरेन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा नहीं किए है। इसका मतलब यह है कि अगर उपचुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि झारखंड के विधानसभा के कार्यकाल 1 साल से कम है इस वक्त, तो बचे हैं, तो उसमें
अगर उपचुनाव नहीं होते तो कल्पना सोरेन को फिर से 6 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद में बने रहने के लिए उनको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने में। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन के परिवार के अंदर से, सोरेन परिवार के अंदर से उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि हेमंत सोरेन के परिवार में सीता सोरेन है, जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन के पत्नी है, और साथ साथ हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी एक विधायक है। तो सीता सोरेन का ये मानना है कि वो इस परिवार के बड़ी बहू है, तो अगर और वो 3 टाइम एमएलए भी है, तो ये मुख्यमंत्री पद का हक उनके पास आनी चाहिए, कल्पना सोरेन के पास नहीं। इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। और अभी ये तो परिवार की कंसेंसस कैंडिडेट बन पाता है, हाँ, तो ये परिवार के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अभी जो पूछताछ चल रही है, कितने घंटे हो गए और वहां क्या जानकारियां आई हैं सौरभ अंदर से? देखिए, एक तो पूछताछ 1 बजे के बाद ही शुरू हुए हैं। 1 बजे के कुछ मिनट बाद ईडी के जो अधिकारी है यहाँ हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद ही पूछताछ शुरू हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। और साथ साथ जेएमएम द्वारा आज एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज किया गया है SC/ST पुलिस स्टेशन रांची में, जिसमें जेएमएम बताते हैं कि ईडी की जो दिल्ली में कार्रवाई हुई है, जो हेमंत सोरेन के घर पर कार्रवाई हुई है, उसमें ये हेमंत सोरेन के एब्सेंस में हुए हैं। हेमंत सोरेन वहां पे थे नहीं और उनको बदनाम करने का ये एक तरीका है ईडी का, ऐसा जेएमएम द्वारा किया गया है। इस कंप्लेंट में बताया गया है, जो SC/ST पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ठीक है, धन्यवाद आपका सौरभ गुप्ता। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्याम किशोर चौबे, वरिष्ठ पत्रकार, और मोहन कर्माकर जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे। मोहन कर्माकर जी, पहले तो जेएमएम के खेमे में बहुत तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी होने पर वैकल्पिक स्थिति पे भी चर्चा हो रही होगी पार्टी में, और कई नाम सामने आए हैं। क्या बात है इस समय, क्या डर है जेएमएम को? देखिए मैम, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं है कि विकल्प यहाँ पर दूसरा कोई होगा, लेकिन निश्चित तौर पर राज्य में अगर उस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी परिस्थिति में जेएमएम विकल्प भी अपना मन में सारा चीज देख करके रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारी चीजों पर, सारे विधायक उनको अधिकृत भी कर चुके हैं। तो ऐसे जो भी निर्णय लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश का अनुसार ही वो निर्णय होगा। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहां तक आप देख रहे हैं राज्य में किस तरह की स्थिति हुई, जी बोलिए। किस तरह, हाँ, राज्य में किस तरह की स्थिति ये बन रही है, ये कोई अभी ये सारा स्थिति उत्पन्न हो रहा है ऐसी बात नहीं है। जिस समय से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से ही इस सरकार को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने के लिए, किसी न किसी रूप से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, ये शुरू से ही केंद्र का ये स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा एक प्रकार से ये प्रयास रहा, और उसी के तहत बार बार इनको ईडी के द्वारा नोटिस भेजा जाना, जिन चीजों में इसका कहीं दूर से भी किसी तरह का कोई रिश्ता, किसी तरह का इन्वॉल्व इसमें नहीं है, उनके बावजूद भी इनको इस तरह का सम्मान भेजना, और उसमें उपस्थित भी 2 बार उसमें उपस्थिति हुई। अपना जो भी ईडी के द्वारा सवाल पूछा गया उनकी जवाब भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिए। और पर ईडी ने तो उन्हें बार-बार समन भेजा, बुलावा भेजा, पर वो कभी भी उन्होंने वो पेश नहीं हुए। ईडी जाहिर है कि इसके बाद में ये जो कल छापेमारी हुई थी वो हुई, और अब पूछताछ के लिए समय उन्होंने दिया है, पर वो उसमें दोषी है या नहीं है, ईडी की अगर हम देखें या जांच एजेंसी का जो रोल है वो उसके बाद साबित होगा दोष कि वो हैं कि नहीं दोषी इसमें। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अवॉइड कर रहे थे ईडी के समन को, ये होना ही था फिर? ना मैम, एक चीज इस पर हम कहेंगे कि देखिए ईडी के द्वारा बार सम्मान दिया जा रहा, उनको नोटिस दिया जा रहा था, और ये राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते पहले से ही इसका सरकारी कार्यक्रम सभी जगह इसका शुरू से ही इसका फिक्स था। और इस परिस्थिति से समय, निश्चित तौर पर जो समय उन्होंने दिया गया था,
जो इनका हमको लगता है 31 तारीख तक आज तक का डेट था। ईडी के द्वारा जो लास्ट नोटिस दिया गया था, 10वां नोटिस, वो 31 तारीख तक का डेट था। तो ईडी को और 2 दिन इंतजार करना चाहिए था। ईडी अभी तुरंत जी इस पर कार्रवाई में उतर गया। हमको लगता है ये लीगल तरीका से अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता कि ये उचित है ये चीज। अच्छा, लेकिन ठीक है। इस पर तरह मोहन का कर्माकर जी जो चीज हुआ, हमको लगता है जी हाँ जी मैम। मोहन कर्माकर जी आपके पास फिर आऊंगी मैं। ये भी कि इस समय क्या जेएमएम की रणनीति है? पूछताछ चल रही है, 1 बजे से करीब शुरू हुई है। तमाम बताया जाता है कि विधायक नेता वो एकजुट बस इंतजार कर रहे हैं कि ये पूछताछ कब खत्म हो। पर श्याम किशोर जी, जिस विकल्प की बात मतलब चर्चा बहुत चल रही है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और परिवार की बात हो रही है कि परिवार में ही कोई एक मत नहीं है अभी और बहुत सारे दावेदार हैं। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताएं वहां क्या चल रहा है इसमें? अभी तो सब जगह यही है कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। और जैसी कि सूचना है, कुछ झामुमो के कार्यकर्ता भी दूर जुटे हुए हैं, वहां नहीं है, मुख्यमंत्री आवास के समीप नहीं, मोराबादी मैदान में कुछ कार्यकर्ता थे। सोरेन परिवार के अंदर जो कल्पना सोरेन या सीता सोरेन, ये जो एक चर्चा उठ चली है, और ये भी क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो भी कहीं से चुनी हुई नहीं है, विधायक नहीं है, सीता सोरेन का भी इस पे दावा है और परिवार के अंदर मतभेद हैं। तो ये क्या इसकी कहानी जरा बताएंगे हमें? सीता सोरेन और हेमंत सोरेन में कभी बहुत अच्छा टर्म नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले से भी इनमें बहुत अच्छा टर्म नहीं रहा था। सीता सोरेन शिबू सोरेन फैमिली की बड़ी बहू हैं और उनको लगता है कि बड़ी बहू होने के नाते मुख्यमंत्री का पद या जो सर्वोच्च पद किसी भी संस्था में हो उनको मिले। लेकिन हेमंत सोरेन को शिबू सोरेन ने चुना कि उनको हम आगे बढ़ावें। ऐसी स्थिति में सीता सोरेन अगर विरोध कर रही हैं, अपनी चाहना प्रकट कर रही हैं, तो कोई भी विधायक बनता है तो वो चाहता ही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। विधायक का अल्टीमेट उद्देश्य तो यही होता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मंत्री बनूं। तो सीता सोरेन अगर चाह रही हैं तो मेरी समझ से कुछ गलत नहीं चाह रही है। लेकिन तो इसमें सवाल सच्चाई है ना कि ये अगर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति पैदा होती है तो निर्विरोध नहीं होगा, परिवार के अंदर से ही टकराव हुए। अगर परिवार के अंदर टकराव भी होगा तो बहुमत तो इनके साथ है ना। पर इनकी राह कितनी आसान होगी? इन्हें दोबारा चुने भी जाना है, ये कहीं से चुनी भी नहीं है अभी। हाँ, चुनी नहीं है तो वो तो 6 महीने के अंदर होगा। गंडेश सीट पर अगर बाई इलेक्शन होता है उस टाइम की बात होगी, अभी तो हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से बहुत संकट नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पे महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है उसके खेमे में अभी 46 विधायक हैं। अगर सीता सोरेन विरोध भी करती हैं तो 45 तो बचते ही। तो 45 की स्थिति में एक तो भी इधर होते हैं। जैसी कि एक सूचना आई अखबारों में आई थी आज कि कल कोई ऐसा पत्र तैयार किया गया है जिसमें 43 विधायकों के दस्तखत हैं इनके समर्थन में। और हेमंत सोरेन के साथ ये लोग कल गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए भी थे ये लोग। तो अगर 43 भी हैं तो संवैधानिक रूप से तो कोई संकट नहीं। जी, इसलिए कि यहाँ पर संवैधानिक रूप से संकट नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है कि अगर ये स्थिति आए कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की दावेदारी मजबूत है और उनकी राह भी इतनी मुश्किल नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता वहां पर अभी काफी दिखती है और वहां पे श्याम किशोर जी ऐसा स्थिति जो बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से, उसमें कई तरह की सियासी उठापटक चल रही है, कहीं खींचतान चल रही है, कई तरह की कहानियां हैं कौन किसके साथ जा सकता है। तो नहीं, कौन कहाँ किसके साथ जा सकता है, इसमें एक सवाल है कि जैसे जेएमएम के पास अभी 29 विधायक हैं और किसी के साथ अगर वो जाते हैं, किसी के साथ तो सीधे कहा जाए भाजपा के साथ जी, तो 29 में से आधे से अधिक जाएंगे तब तो कोई बात बनेगी। हाँ, अगर मान लीजिए वो अचानक लापता हो जाते हैं तो अलग चीज। ऐसा होता भी रहा है। जैसा मोहन जी, इस तरह की खबरें भी उड़ रही हैं कल से जेएमएम को लेकर। मोहन जी, इस तरह की भी खबरें उड़ रही हैं कि जेएमएम को लेकर कि कहीं भाजपा के साथ ही ना चले जाएं। और दूसरे की अभी
वहाँ पे जो ऊहापोह की स्थिति है तो तमाम विधायक जो हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो सब इकट्ठा हैं। आप लोग की रणनीति क्या इस समय है, और ये लग रहा है, ये डर बना हुआ है कि गिरफ्तारी हो सकती है मुख्यमंत्री की? नहीं, इस तरह की अभी तो कोई संभावना नहीं है। और ये जहां तक गिरफ्तारी की बात भी है तो उससे बहुत सारा नियम प्रक्रिया के तहत उसमें गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये नोटिस है, नोटिस का जवाब देने के लिए बुलाए हैं। जो भी सवाल पूछा जा रहा है उनका जवाब देंगे। पहले भी जवाब दिए हैं, अभी भी दिए हैं। और रहा जी। सवाल जो आप विकल्प की बात कर रहे हैं, तो विकल्प को हमेशा राजनीतिक दल वो देखता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति राज्य में घटती है तो ऐसी स्थिति में विकल्प क्या होना चाहिए। ठीक तो है उन सभी जी, बिंदुओं आगे पर की प्रकार जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उस विधायक दल के बैठक में यह चर्चा में आया भी है। और सारे विधायक, और चाहे हमारे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, गठबंधन दल के जो भी विधायक वहां उपस्थित थे, सारे लोगों ने एक प्रकार से लिखित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को अपना सहमति सब लोग जताए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे, वो सभी के लिए मान्य होगा। तो ठीक है, इससे जो भी कहीं भी हेमंत नहीं सोरेन लगता निर्णय कि लेते हैं वो सभी के लिए मान्य होगा इस समय। लेकिन पूछताछ जो है वो जारी है, पूछताछ चल रही है, और जो स्थिति अनिश्चितता की है वो बनी हुई है झारखंड में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड की स्थिति पर अब लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस समय एक और खबर आ रही है कि सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसमें पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। ये 2 लाख करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है जो 2020-21 का है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या इसके डिटेल्स हैं और किस तरह का ये घोटाला है जो इस रिपोर्ट में अब बात सामने आई है? अखिलेश। लेकिन नगमा, बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उन्होंने इसको संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया है सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से कि पश्चिम बंगाल में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बीजेपी का आरोप है और बीजेपी ने ये जो राज्य के अपने फाइनेंसेस के ऑडिटेड होते हैं उसकी जाँच सीएजी करता है, उसके आधार पर इस आंकड़े पर पहुँचा है। सीएजी का ये कहना है बीजेपी के मुताबिक कि कई ऐसे सर्टिफिकेट्स, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि नहीं दिए गए हैं और पर्सनल फंड में भी कई सारा पैसा जो इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब कुल मिलाकर के करीब 2 लाख करोड़ का 1,98,000 करोड़ का ये पूरा मामला बनता है। और बीजेपी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनती है। तो ये लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी ने अपना जो हमला है ममता सरकार पर वो तेज़ कर दिया है और जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके रूप में बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिला है, जिसके जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। तो अब ये जो इस समय सीएजी की रिपोर्ट आई है ये कितनी डैमेजिंग है ममता बनर्जी सरकार के लिए? देखिए, काफ़ी डैमेजिंग है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से हम जानते हैं कि कई बार इससे पहले भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। कई सारे जो इसमें मामले में जांच भी की गई है और जांच के बाद कई लोगों को दोषी भी पाया गया। तो इसी लिहाज से बीजेपी को लगता है कि सीएजी की ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है जो कि बीजेपी आरोप लगाती आई है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, उसकी पुष्टि करता है। हालांकि इस पर अभी टीएमसी का जो पक्ष है वो आना बाकी है, लेकिन टीएमसी हमेशा से ये कहती आई कि बीजेपी चूंकि वहाँ पर सीधे टीएमसी से 2-2 हाथ कर रही है, सीधे लड़ाई है, इसीलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप बीजेपी वहाँ पर लगाती है। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपने आरोपों के समर्थन में सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि करीब 1,98,000 रुपए का जो है वो गड़बड़ी वित्तीय तौर पर वो पाई गई है। तो ये बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है। धन्यवाद आपका अखिलेश। इसमें ये खबर आ रही है कि 2021 से 2.4 लाख सर्टिफिकेट्स वो नहीं दिए गए हैं। और ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें पश्चिम बंगाल में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। 2.4 लाख सर्टिफिकेट देने में सरकार नाकाम रही है फंड के इस्तेमाल की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो 2020-21 का ये मामला है और इस समय जो भ्रष्टाचार की बात सामने आती है उसको साबित करने के लिए बीजेपी ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने रखी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से समन भेजा है। उन्हें शुक्रवार 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह अरविंद केजरीवाल को भेजा गया 5वां समन है। केजरीवाल अब तक किसी पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने पूछताछ से मना किया था। आपको बता दें कि क्या है केजरीवाल के खिलाफ जो मामला है
शराब नीति में अनियमितता की बात है और दिल्ली शराब नीति की जांच कर रही है ईडी और सीबीआई। ड्राफ्टिंग में अनियमितता का आरोप लगा है, शराब नीति लागू करने में भी अनियमितता का आरोप है और इस मामले में पहले ही जेल में हैं आप नेता मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, शिक्षा मंत्री रहे, और इसके अलावा संजय सिंह भी जेल में हैं और केजरीवाल को अब तक कई समन भेजा जा चुका है। ईडी ने एक बार फिर से केजरीवाल को 2 फरवरी को बुलाया है। इसके पहले जब समन गया तब केजरीवाल पेश नहीं हुए। ये 5वां समन है। और एक बड़ी खबर आज आई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास क्या करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया था। बाद में इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई। जिला जज ने अब अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी थी। जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। तो रणवीर, इसमें मुलायम सिंह सरकार के समय ये कहा जाता है कि मौखिक आदेश पर उन्होंने वहां जो पूजा पहले होती थी उसे रुकवा दिया था। अब जब पूजा की इजाजत मिली है, एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट है। तो ये पूरा मामला क्या है ज्ञानवापी मस्जिद में? ये जो आज फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है, ये कितना बड़ा फैसला है? इस केस पर क्या असर डालेगा? पूरा मामला क्या है ये? देखिए, विष्णु शंकर जैन ने जिस 1986 के अयोध्या जिला कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, उसको गौर करना बहुत ज़रूरी है। अयोध्या मामले में टर्निंग पॉइंट तब था जब 1986 में अयोध्या की जिला अदालत ने बाबरी का ताला खोलने का आदेश दिया और राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और केंद्र सरकार ने 45 मिनट के अंदर ताला भी खुलवा दिया। कांग्रेस की सरकार यूपी में भी थी और दोनों सरकारों की सहमति से ताला खुल गया था। आज जो व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, वो हिंदू पक्ष उसको इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि एक के बाद एक ज्ञानवापी मामले में जितनी पिटीशंस जारी हैं उसको तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे, साइंटिफिक बेसिस पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला जाते जा रहा है। पहला मामला एएसआई का, एएसआई के सर्वे आई, रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट जिस तरह से बाहर आई और बाहर आने के बाद तमाम जो पहलू थे वो सारे पहलू हिंदुओं के पक्ष में गए। और अब व्यास जी का तहखाना, इसके बारे में बताऊं, ज्ञानवापी की जो इमारत है उस इमारत के नीचे एक तहखाना है और 1993 तक सोमनाथ व्यास नाम के शख्स थे जो यहाँ पर पूजा पाठ करते थे एक विग्रह का। उस विग्रह की पूजा पाठ को राज्य सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर बंद कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि 1992 में दिसंबर महीने में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उसको देखते हुए 1 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने मौखिक आदेश देकर जिलाधिकारी वाराणसी से कहा था कि इसमें फिलहाल पूजा पाठ नहीं होगी और तब से रिसीवर के तौर पे वाराणसी के जिलाधिकारी चाबी उनके पास हुआ करती थी और वो उसके एक देखभाल एक तरह से करते थे वाराणसी जिलाधिकारी। 30 साल तक ये ताला बंद रहा और अभी फिलहाल इसमें विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ज़मीन में अराजी नंबर है 9130, 9131, 9132। ये 3 अराजी नंबर ऐसा है जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी मस्जिद के नीचे वो तहखाना है और उस तहखाने में पूजा पाठ का जो अधिकार था वो हिंदुओं ने मांगा था और वाराणसी कोर्ट ने इसमें अधिकार दे दिया है। 1 हफ्ते के अंदर वाराणसी के जिलाधिकारी जो कि रिसीवर हैं इस तहखाने के,
उनको इस बैरिकेड को हटाना होगा और उस ताले को खोल करके जो विग्रह है उसकी पूजा का अधिकार एक ऐसे पुजारी को देना होगा जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पुजारी हो, और वो पुजारी यहाँ पे प्रतिदिन पूजा करेगा। और जैसा विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आम श्रद्धालु जो विश्वनाथ जी में जाता है वो भी इस तहखाने में जाके विग्रह में पूजा पाठ कर सकता है। तो लीगली भी अगर इसको आप देखें तो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट और आज का फैसला दोनों ज्ञानवापी केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका पूरे विस्तार के लिए रणवीर। जैसा आपने बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये और एक टर्निंग पॉइंट है और हिंदू पक्ष के हित के तरफ ये फैसला गया है। पहले भी एएसआई का जो सर्वे था और अब जो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा की इजाज़त दे दी गई है, जो ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है वहाँ पर अब पूजा की शुरुआत होगी। और आपको जानकारी दे दें कि आज शाम 6 बजे आप देख सकते हैं द इंडिया वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक्सक्लूसिव बातचीत एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया के साथ। और अब एनडीटीवी इंडिया की खास पेशकश पब्लिक ओपिनियन। बिहार में महागठबंधन टूटा और एनडीए जेडीयू एक बार फिर से बिहार में सत्ता में है। अब सवाल ये है कि इस सियासी फेरबदल का फायदा किसको होगा? आने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको फायदा मिलेगा? यही जानने के लिए एनडीटीवी ने सर्वे एजेंसी प्रश्नम के साथ मिलकर एक क्विक सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे जो सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। और पहले आपको ये बता दें कि ये सर्वे कैसे किया गया। ये सर्वे 30 जनवरी को हुआ है। बिहार के हमने 238 जिलों के लोगों से टेलीफोनिक बात की, हर वर्ग और इलाके के लोगों से बात की। इस सर्वे के सारे सवालों के जवाब जितने लोगों ने दिए उनकी तादाद है करीब 4000। जवाब देने वाले लोगों में 54% पुरुष हैं, 46% महिलाएं। एक नज़र में ये लग सकता है कि सैंपल साइज छोटा है, लेकिन असल में सर्वे एकदम वैज्ञानिक है क्योंकि ये हर वर्ग और इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए पहले नतीजे आपको दिखाते हैं। तो एक तो ये सर्वे की तारीख है 30 जनवरी 2024 और जो सैंपल साइज है वो 3816 का है। सर्वे एजेंसी है प्रश्नम। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में किसे वोट करेंगे, ये प्रश्न पहला है। तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 53% कहते हैं लोग और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 23% और अन्य 7%, बता नहीं सकते 18%। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया उनमें से 53% ने कहा कि वो बीजेपी गठबंधन को वोट देंगे। और जो दूसरा सवाल है कि बिहार में महागठबंधन बना रहता तो लोकसभा चुनाव में किसे वोट करते। महागठबंधन को 35% लोग कहते हैं और एनडीए को 35% कहते हैं, अन्य 10% और कह नहीं सकते 20%। इसके अलावा नीतीश की पलटी के बाद भी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के कितने वोटर उसके साथ रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 की ये बात अगर हम करें तो इसमें 36% लोग ये कहते हैं और नीतीश की पलटी के बाद भी एनडीए के कितने वोटर जेडीयू बीजेपी के साथ रहेंगे, 73% ये बता रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा चुनाव 2025 में किसे वोट करेंगे, इसमें बीजेपी जेडीयू गठबंधन 54% बताता है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 27%, अन्य 10% और नहीं कह सकते ये 9% है। महागठबंधन अगर बना रहता तो विधानसभा चुनाव 2025 में किसे वोट करते, तो 41% बताते हैं कि वो महागठबंधन को वोट करते और 38% एनडीए को वोट करने की बात कर रहे हैं। और अगर महागठबंधन बना रहता तो विधानसभा चुनाव में किसे वोट करते। महागठबंधन को 41% कह रहे हैं और 38% एनडीए को कहते हैं, 14% इस पर जवाब नहीं देना चाहते और 7% हैं जो अन्य
को कह रहे हैं, यानी कि अगर महागठबंधन बना रहता तो फिर महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में फायदा होता हुआ दिखता है। उलटफेर के बाद भी एनडीए के कितने वोटर जेडीयू और बीजेपी के साथ हैं? 73% वोटर एनडीए के जेडीयू और बीजेपी के साथ बने हुए हैं और कांग्रेस आरजेडी के कितने वोटर उसके साथ रहेंगे उलटफेर के बाद? इनका नंबर काफी घटा है, सिर्फ 36% वोटर हैं जो उलटफेर के बाद कांग्रेस और आरजेडी प्लस के साथ होंगे। विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा उलटफेर के बाद? तो एनडीए के जो वोटर्स हैं वो जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ऐसा 70% लोग कहते हैं। और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें 2025 की, तो उलटफेर के बाद भी कांग्रेस आरजेडी के कितने वोटर उनके साथ जाएंगे? इसमें 46% वोटर्स उनके साथ बने हुए हैं। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, एक पूरा व्यापक सर्वे है जो एनडीटीवी और प्रश्नम ने मिलकर किया, क्विक सर्वे है, सैंपल साइज लगभग 4000 के है, लेकिन इसमें से जो बातें सामने आई हैं उसे आप कैसे उसका आकलन करेंगे? साफ दिखता है कि जो महागठबंधन टूटा है उससे बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो एनडीए के वोटर्स हैं, वो तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन महागठबंधन को इससे काफ़ी नुकसान होता दिखता है, चाहे हम बात करें विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की। नगमा, आपके प्रश्न का दो पहलू है। पहली बात यह है कि बिहार में अगर कोई सर्वे ना भी होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी नीतीश कुमार जिस दल के साथ जाते हैं, वो आज की तारीख में वो बीजेपी के साथ हैं, कल तक वो आरजेडी के साथ 2 पूर्व तक थे, तो ये एक तय माना जाता था कि उसका पलड़ा भारी होगा। अब जहाँ तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो अगर इस आंकड़े को अलग भी कर दें तो पिछले 2019 के चुनाव में जब नीतीश, बीजेपी और रामविलास पासवान एक थे, तो 40 से 39 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। और इस बार क्योंकि इस गठबंधन के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी है, तो ये एक बार फिर 2019 का जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट करने में किसी को कोई शक नहीं है। ये आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को भी, आला नेताओं को भी मालूम है। लेकिन 2025 का जो विधानसभा चुनाव है नगमा, उसके बारे में भविष्यवाणी, ठीक है सर्वे में एक आंकड़े आए हैं, लेकिन उसके बारे में जो भविष्यवाणी करना थोड़ा सा अभी अर्ली होगा, क्योंकि ये देखा गया है तो चाहे 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी या 2019 में, तो वो जो आंकड़े आए थे, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर जो विधानसभा चुनाव का फोरकास्ट किया गया था, वो उसमें काफी अंतर आया था। 2015 में अगर आपको याद हो तो उस समय लालू और नीतीश एक हो गए थे, तो बीजेपी को मुक्ति खानी पड़ी थी। उसी तरीके से 2020 में बीजेपी और नीतीश साथ साथ थे, लेकिन चिराग पासवान अलग से लड़े थे, तो उसमें तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार या अपने वादों के आधार पर पूरे चुनाव का पासा पलट दिया था। लेकिन अभी से 2025 के बारे में नगमा ये तय माना जा रहा है कि भले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ हो, लेकिन 2025 में वो एनडीए का चेहरा, मुख्यमंत्री के पद के लिए वो चेहरा नहीं होंगे। और वो पहला चुनाव होगा कि अगर सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री में भी जिनको प्रेफरेंस दिया गया है, भले ही वो विजय सिन्हा से राजनीति में क्लियर हो, लेकिन वो नंबर 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो जो चुनाव होगा वो सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव होगा। वैसे में अभी थोड़ा सा उसके बारे में भविष्यवाणी करना थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन ये तय आप मान लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव में जो अगला जो 2024 का होगा, जो रिजल्ट 2020 में आया था, कमोबेश वही होगा। हो सकता है कि जो 2019 में जो जीत का जो मार्जिन था उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाए। नगमा जी मनीष, धन्यवाद आपका। आपने दिलचस्प बात कही कि ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होगा। अभी फायदा जरूर है जिधर नीतीश कुमार जाते हैं, लेकिन आगे होने वाले चुनाव जो हैं वो सम्राट चौधरी बनाम तेजस्वी यादव के रूप में हो सकता है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि एनडीटीवी की जो खास पेशकश है, जो हमने आपको भी दिखाया कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद जो पहला सर्वे आया है पब्लिक ओपिनियन, इस पर बहस रात के 9 बजे एनडीटीवी इंडिया पर।
9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा और 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले बहुमत के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने आज अपने पुराने सहयोगियों आरजेडी और कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया।